बाकी वक्त हमने इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए गुजारा। आइंदा के प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू की कि किस अंदाज में आगे बढ़ना है। मुझे साइका के ग्रुप से अलहदगी इख्तियार करके अपना अलग सफर शुरू करना था और साइका को हस्बे साबिक मेरी निगरानी करते हुए आगे बढ़ना था। हमने ये भी तय कर लिया था कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासला नहीं रखेंगे ताकि एक दूसरे की हरकत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ रहें और किसी भी खतरे पर फौरी कार्रवाई की जा सके। रात गुजर गई और दूसरी सुबह मैं इस तमाम साजो सामान के साथ आगे बढ़ गया जो जैक क्रोशर का था। ऐसी तमाम चीजें मैंने यहीं छोड़ दी थी जिनसे मेरी हैसियत मशकूक हो सकती थी। तनहा सफर का आगाज हो गया। तय ये हो गया था कि साइका 2 घंटे के बाद यहाँ से कूच करेगी और मेरे और उसके दरमियान 2 घंटे का फासला रहेगा। जैक क्रोशर की हैसियत से आगे बढ़ते हुए मेरे ज़हन में नामालूम क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। इस वक्त मैं बुलंदी पर सफर कर रहा था। मेरे इर्द गिर्द ऊंची खुरदरी चोटियां सर उठाए खड़ी थी। पहाड़ों में कहीं कहीं हमवार वादियां भी जो सब्ज घास का तोहफा मालूम होती थी। एक मैदान में छोटे छोटे हिरनों के डार छलावे की तरह निगाहों के सामने आए और गायब हो गए। एक आबशार की आवाज पर मैंने कदम बढ़ाए और उसके करीब पहुंच गया। एक वसी व अरीज नदी चट्टान पर से गिरकर एक बहुत बड़े तालाब में जमा हो रही थी। उसके करीब ही एक बड़ा सा गार था। दोपहर का वक्त था। सूरज की तमादत बढ़ गई थी। गार के दाने पर मैं रुक गया और उसके सामने के रेतीले फर्श पर लेट गया। ठंडा रेतीला फर्श बहुत खुशगवार एहसासात का सबब साबित हुआ। इसी मकाम पर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैं आगे चल पड़ा। 2 दिन इसी तरह सफर करते हुए गुजर गए। इस दौरान रास्ते की दुश्वारी के सिवा कोई खास वाकया पेश नहीं आया। तीसरे दिन जब सफर करते हुए शाम करीब आ गई तो मुझे एक आबादी नजर आई। उस वक्त मैं ऊंची नीची पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रहा था कि मेरी निगाह एक वादी पर पड़ी जिसमें शहद की मक्खियों के छत्तों की तरह झोंपड़ियां बनी हुई थी। छोटे छोटे कराल आबाद थे। मवेशी चरते नजर आ रहे थे। मैं उस बस्ती के करीब से गुजरा मगर इस तरह के वहां मौजूद लोगों की नजरों में ना आ सकूं। उनकी निगाहों से पोशीदा रहने ही में आफियत थी। नक्शे के मुताबिक अब वो जगह बहुत ज्यादा दूर नहीं थी जहां मुझे पहुंचना था। ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला धुंधला सा नजर आ रहा था और मैं उन्हीं की जानिब बढ़ रहा था। पहाड़ों तक पहुंचते हुए रात हो गई। यहाँ भी मैंने पहाड़ों के नजदीक एक आबशार के करीब अपने क्याम के लिए जगह मुंतखब की थी। साइका माइलर की कोई खबर नहीं थी। मुमकिन है रास्ता भटक गई हो या मुझ पर निगाह न रख पाई हो। अगली सुबह 5 बजे के करीब जागा और आगे रवाना हो गया। सफर मुसलसल जारी रहा था और इसी दौरान एक बार भी मैंने साइका को मुखातब करने की कोशिश नहीं की थी। मुनासिब नहीं समझा था। नक्शे के मुताबिक अब वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी जहां मुझे किसी से मुलाकात करना थी। ये गालिबन इस सफर के 6ठे दिन की बात है जब मैंने दूर से उस आबादी को देखा जहां जैक क्रोशर को पहुंचना था। अफ्रीकी तर्ज के झोंपड़े तहद्दे निगाह बिखरे हुए थे। आबादी बहुत बड़ी मालूम होती थी। मैं थोड़ी देर के बाद उसके दरमियान पहुंच गया। मर्द और औरतें मुझे देखने लगे थे। औरतें मोतियों की चोलियां और लहंगे पहने छोटी छोटी गुदालों के साथ तनदही से खेतों को मकई की काश्त के लिए खोदती हुई नजर आ रही थी। सुर्ख चादरों में लिपटे हुए आदमी झोंपड़ों के सामने बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे। झोंपड़ियों की दीवारें अजीबो गरीब नक्शो निगार से आरास्ता थी। बाज मर्द घोड़ों पर सवार नजर आ रहे थे और फिर एक गहरी सी वादी में मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर दिया। शाह रंग की एक लैंड रोवर खड़ी हुई थी जिसके एतराफ में खैमे बिखरे हुए थे। गालिबन यही वो जगह थी जहां मुझे जैक क्रोशर की हैसियत से पहुंचना था। मैं उसी सिमत बढ़ गया। बस्ती के लोगों ने कोई गर्ज नहीं किया था। वो मुझे देख जरूर रहे थे लेकिन किसी ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। बस उनकी निगाहों में दिलचस्पी और तजस्सुस के आसार नुमायां थे। लैंड रोवर के नजदीक पहुंचकर मैंने उसके इतराफ में निगाहें दौड़ाई। सामने ही दरख्तों का एक छोटा सा झुंड नजर आ रहा था जिसके दरमियान में मुझे कुछ तहरीक महसूस हुई। जब मैं आगे बढ़ा तो शायद कदमों की आवाज दरख्तों के झुंड में बैठे हुए लोगों ने सुन ली। अंदर से जो 3 अफराद बरामद हुए थे उनमें एक खूबसूरत यूरोपियन लड़की, एक मोटे ताजे बदन का आदमी और एक मदकूक सी शक्ल का अधेड़ उम्र शख्स था। उन तीनों ने मुझे देखा। लड़की बेइख्तियार जैक कहकर आगे बढ़ी और मेरे नजदीक पहुंचकर उसने मेरी पेशानी चूम ली। तुम पहुंच गए जैक। मेरा ख्याल है तुम्हें मामूल से 4 दिन की देर हुई है। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम लोग तुम्हारे लिए किस कदर परेशान थे। अफ्रीका के उन इलाकों में सफर करना और वो भी तन्हा जितना दुश्वार है तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। मैंने फौरन ही बर्राए हुए लहजे में कहा। लड़की मेरी सूरत देखने लगी। फिर उसने हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं जानती हूँ कि इस तरह सफर करते हुए तुम्हें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। बराए करम अंदर आओ ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। वो मुझे साथ लेकर लैंड रोवर में दाखिल हो गई।
बूढ़ा और मदकूक सा आदमी दोनों कुछ नहीं बोले थे। वो अपनी जगह खड़े खामोशी से जमीन कुरीदते रहे। लैंड रोवर खासी बड़ी थी और अंदर आराम का बेहतरीन बंदोबस्त था। लड़की ने मुझे एक सीट पर लिटाया और मुझसे लिबास वगैरह उतारने के लिए कहा, नहीं, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेहतर ये होगा कि मुझे खाने पीने के लिए कुछ दो। दौरान सफर खाने पीने की चीज़ें मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अभी लो, वैसे तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारी आवाज़ में भी भर्राहट है। सर्द रातें और गर्म दिन क्या तोहफा दे सकते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे अंदाज़ा है। लड़की मेरी खातर मदारत में मसरूफ़ हो गई। खासी बेतकल्लफ मालूम होती थी वो जैक क्रोशर से, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उसका नाम तक मालूम नहीं था। उसका नाम मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब बाहर से किसी ने उसे आवाज़ दी। उस शख्स ने उसे मैरिया कहकर मुखातिब किया था। मैरिया से जैक क्रोशर के क्या ताल्लुकात थे, इसका अंदाज़ा फौरी तौर पर करना मुश्किल ही था। रात को मैरिया लैंड रोवर में मेरे पास ही दूसरी सीट पर दराज हो गई। इसी दौरान उसने कोई गुफ्तगू नहीं की थी। हाँ, वो सामान जो मेरे पास था मदकूक से शख्स ने अपने कब्जे में कर लिया था और उसे लैंड रोवर के नीचे बने हुए किसी खास खाने में महफूज कर दिया था। मैरिया बराबर वाली सीट पर लेटी कुछ सोच रही थी और फिर उसने कहा, जैक, तुम्हें अंदाजा है कि हम किस कदर मुश्किलात से गुजर रहे हैं? गालिबन तुम्हें बता दिया गया होगा कि हमें किस किस्म के मराइल दरपेश थे। मुझे यकीन है कि दुश्मन हमारी ताक में है। हमारे कई अफराद नुकसान उठा चुके हैं। मसलन नंबर 5 के बारे में शायद तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि उसे कत्ल कर दिया गया है। नंबर 6 भी उसी के साथ था। वो शदीद जख्मी है और वो लोग उसे अगवा करके ले गए हैं। नंबर 6 के पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद थी, लेकिन अफसोस वो हमें दस्तयाब ना हो सका। तुम्हारा लाया हुआ तमाम सामान मुकर्रर जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे सुपुर्द जो जिम्मेदारी की गई है वो नंबर 6 की तलाश है, ताकि उससे मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद हम अपने तौर पर कार्रवाई का आगाज कर सकें। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। नंबर 5 की मौत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मैंने कहा, वो एक शानदार आदमी था। उसकी मौत तवील अरसे तक फरामोश नहीं की जा सकती, लेकिन नंबर 6 भी हमारे लिए इतना ही कीमती है। हाँ जैक, तुम जानते हो कि उससे हमारी कितनी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन उसकी तलाश के लिए हमें बदतरीन खतरात मोल लेना पड़ेंगे। इसके अलावा चाराकारी क्या है? लेकिन अब तुम पहले यह बताओ कि अपने तौर पर क्या करना चाहती हो। अगर तुम्हारी सेहत बेहतर है और तुम्हें सफर से ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई तो मेरा ख्याल है हमें फौरन ही टेराडू का रुख करना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम इस सिलसिले में क्या इकदाम कर सकते हैं। मेरे दिमाग में खून की गर्दिश तेज हो गई। टेराडू तक पहुंचना ही तो मेरा असल मकसद था। चुनाचे मैंने इस बात पर आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हमें टेराडू पहुंचना चाहिए। मैं इस हालात की तफसील से जरा भी वाकिफ नहीं था। मेरा तो यही ख्याल था कि जैक क्रोशर का ताल्लुक 100% बराकोडा से है, लेकिन यूं लग रहा था जैसे ये कोई और ही मसला हो। बहरत और टेराडू तक पहुंचने के बाद इस सिलसिले में मजीद कुछ और सोचा जा सकता था। मुझे अब इस मौके की तलाश थी जब मैं साइका माइलर को इन मौजूदा हालात से आगाह कर दूं और उसे हदायत करूं कि वो इंतहाई मोहतात अंदाज में इस लैंड रोवर का ताकुब करे जो मुझे लेकर टेराडू जाने वाली थी। मैं जानता था कि अब साइका माइलर को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी थी। चुनाचे रात के आखिरी पहर जब मैरिया गहरी नींद में सो गई तो मैं खामोशी से लैंड रोवर से नीचे उतर आया। लैंड रोवर से थोड़े ही फासले पर दरख्तों के दरमियान झूले बांधकर मैरिया के दोनों साथी सोए हुए थे। मैं उनसे काफी फासले पर एक सुनसान जगह पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने साइका माइलर से राब्ता किया। इस सिलसिले में खासा इंतजार करना पड़ा था। फिर साइका की आवाज उभरी, हेलो, क्या तुम अली हो? हाँ साइका। इसी दौरान मैंने जानबूझकर तुम्हें मुखातिब नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। ठीक है, अब कहो क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा ये सफर कैसा गुजरा? 2 आदमियों को खो चुकी हूँ, वो बेचारे एक हादसे का शिकार हो गए। तुम्हें इसकी इतला देना मैंने इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि तुमने मुझसे राब्ता कायम नहीं किया, तो मुझे भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओह साइका, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये सुनकर। वैसे इस वक्त तुम कहाँ हो? तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, इस बस्ती से कुछ फासले पर मौजूद हूँ जहाँ इस वक्त तुम मौजूद हो। मेरा ख्याल है तुम मतलूबा लोगों तक पहुँच चुके हो। हाँ, ये वही लोग हैं और अब ये लैंड रोवर मुझे लेकर टेराडू जाने वाली है। लैंड रोवर से सफर करोगे तुम, तो मैं तुम्हारा ताकुब कैसे कर सकूंगी? जिस तरह भी मुमकिन हो सके साइका, रास्ते में तुम्हारे लिए निशानात छोड़ता चला जाऊंगा। वैसे क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस बस्ती से तुम घोड़े हासिल कर लो? जिस कदर भी मुमकिन हो सके। इतने घोड़ों का उसूल मुमकिन नहीं है अली, हम उनके इवज उन्हें क्या दे सकेंगे? फिर भी जिस तरह भी मुमकिन हो सके कुछ अफराद के लिए तो घोड़ों का बंदोबस्त कर ही लो। मैं कोशिश करूंगी।
मुमकिन है हमारा सफर कल शुरू हो जाए। तुम्हें जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ये काम कर लेना चाहिए। बेहतर ये है कि आज ही बस्ती में दाखिल हो जाओ और किसी मुनासिब शख्स से मुलाकात करके घोड़ों का बंदोबस्त करो। मैं कोशिश करती हूँ और कुछ नहीं साइका। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किन दुश्वार मराहल से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हालात जो शक्ल इख्तियार कर रहे हैं उसका तुम्हें खुद भी अंदाजा है। हाँ मुझे अंदाजा है। और कुछ कहना चाहते हो? साइका ने कहा और मैं हल्की सी जिल्लाहट का शिकार हो गया। साइका का लहजा मुझे पसंद नहीं आया था। मैंने सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ते कर दिया और साइका के बारे में सोचने लगा। बेवकूफ़ लड़की ख्वाह मुखा उलझना का शिकार हुई थी। मैं तो यहाँ तनहा भी आ सकता था। बिलाशुबा उन लोगों ने मेरी रहनुमाई एक मसले की तरफ की थी जो बड़ी अहमियत रखता था और मेरे लिए दिलचस्पी का बायस था, लेकिन मैं अब उन्हें अपने ऊपर मुसल्लत करके अपने राह से तो मसदूद नहीं कर सकता था। अगर इन वाक़यात से वाकिफ़ ना होता तो मजबूरी थी, लेकिन अब इन हालात से वाकिफ़ होने के बाद मुझ पर पूरी तरह वही कैफियत मुसल्लत हो गई थी जो इससे पहले हो जाती थी। यानी मैं हर कीमत पर उस साजिश को नाकाम बनाना चाहता था जो अरबों के खिलाफ थी। साइका माइलर किस तरह काम करती है इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। ज़ाहिर है वो खुद ही मेरे साथ आई थी, बाकी जिम्मेदारियां संभालना भी उसी का काम था। चुनांचे उसे भूल कर मैं अपने आगे मामलात के बारे में सोचने लगा और खामोशी से लैंड रोवर में आकर लेट गया। बैरिया को मेरे लैंड रोवर से बाहर जाने की कोई इतला नहीं हुई थी। वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह भर के नहीं देखा। मेरा ज़हन उन्हीं वाक़यात में उलझा रहा। बैरिया ने मुझसे जो गुफ्तगू की थी मैं उससे कोई नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि यह सब कुछ कितना मुश्किल है जिन हालात की तरफ उसने इशारा किया था, लेकिन मुझे उसी अंदाज में काम करना था जिसमें बैरिया चाहती थी और उसी में मेरी आफियत थी। इस तरह मैं तेराडू और स्टीफन ब्रैकोडा के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर सकता था और इस तरह मुझे अपने मकासद में कामयाबी नसीब हो सकती थी। दूसरी सुबह मेरी तवक्को के मुताबिक बैरिया ने रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी और आन की आन में यह काम मुकम्मल कर लिया। बदकूक से शख्स ने लैंड रोवर की ड्राइविंग सीट संभाल ली। बूढ़ा आदमी उसके साथ ही बैठ गया। बैरिया पिछले हिस्से पर मेरे पास आ बैठी। वो शायद कम गोल लड़की थी, आंखों से ज़हानत टपकती थी। मैंने उसके अंदाज में ऐसी कोई हमाकत नहीं देखी थी जो मेरे लिए परेशानी का बायस होती। अलबत्ता इतना अंदाजा ज़रूर लगा लिया था मैंने कि वो जैक क्रोशर से इस हद तक मुतासर है कि उसके पहुंचने पर वो उसकी पेशानी चूम सकती है। चुनांचे मुझे भी अपने रवैये में ऐसी ही लचक रखना थी जिससे उसे कोई शुबा ना हो सके। लैंड रोवर का सफ़र खामोशी से जारी रहा। बैरिया की कम गोई मेरी मावन रही। चूंकि वो ज़रूरत की तमाम बातें मुझसे कर चुकी थी, इसलिए उसने मज़ीद गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे अब सिर्फ इतना मालूम था कि किसी नंबर 6 को मुझे तलाश करना है, जबकि नंबर 5 हलाक हो चुका है। नंबर 6 की तलाश से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता था उसके बारे में अभी मुझे कुछ मालूम नहीं था। जो सामान मैं अपने साथ लाया था, फाइल, ब्रीफ केस और दूसरी चीज़ें, वो सब मैंने मैरिया के हवाले कर दी थी और अब मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, सिवाय इसके कि मैरिया के आइंदा इकदामात का गहरी निगाहों से जायजा लेता रहूं। तेराडू तक का पूरा सफर लैंड रोवर ही के जरिए किया गया। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां भी नजर आईं, लेकिन ये बेजरर लोगों की बस्तियां थी और हमें कहीं भी किसी ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़ा जो हमारे लिए परेशान कुन होती। बैरिया को शायद इन इलाकों से पूरी तरह वाकफियत हासिल थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह लाइन ऑफ क्रोजल की किसी ऐसी बस्ती को देखूं जो अरबों ने आबाद की है, लेकिन लाइन ऑफ क्रोजल की ये बस्तियां शायद अभी यहाँ से काफी फासले पर थी। उस वक्त सपहर के तकरीबन 4:30 बजे थे जब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो अफ्रीका के उस पसमानदा माहौल में एक अजूबा रोजगार ही मालूम होती थी। आम आदमी वहाँ इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। छोटी बड़ी इमारतें तहद्दे नजर फैली हुई थी। अच्छी खासी बारौनक जगह थी। सड़कें भी थी, मकानात भी थे। कुर्बो जवार में नदियों और नहरों के जाल फैले हुए थे। खेती बाड़ी भी की गई थी और बागात भी लगाए गए थे। गर्द हर लिहाज से उसे एक जदीद शहर बनाने के लिए मुकम्मल कोशिशें की गई थी और अफ्रीका के इस इलाके में यह अनोखा शहर वाकई काबिले हैरत था। एक सरायनुमा जगह पहुंचकर लैंड रोवर रोक दी गई और मुझे साथ आने का इशारा करके मैरिया अंदर दाखिल हो गई। सरायनुमा जगह एक कमरा उसके लिए मखसूस था। अंदर पहुंचने के बाद उसने कहा, हम रात की तारीकी में अपनी मंजिल की जानिब चलेंगे। मैंने गर्दन हिला दी थी। बूढ़ा और मदगूक आदमी लैंड रोवर लेकर कहीं और चले गए थे, पता नहीं कहाँ। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। बैरिया थोड़ी देर तक मेरे पास बैठी रही, फिर चौंक कर बोली, तुम किसी गहरी सोच में मुब्तला हो जैक? नहीं, कोई खास बात नहीं,
बस ताज़ा वाक़यात के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर 6 को कहाँ ले जाने की कोशिश की गई होगी। जिस जगह का मुझे शुबह है, रात को हम उसी जानिब जा रहे हैं। तकरीबन 7:30 बजे बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और उम्दा किस्म के 2 पिस्टल उसने हमारे सामने रख दिए। ये पिस्टल नहायत जदीद साख्त के थे। बैरिया ने एक पिस्टल मुझे दिया और दूसरा खुद अपने बगली होलिस्टर में लगा लिया। फिर तकरीबन 8 बजे हम वहाँ से निकल आए। बूढ़ा उसी वक्त वापस चला गया था और बैरिया मेरी रहनुमाई करती हुई एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहाँ कदीम दर्द की तामीर शुदा इमारतें नजर आ रही थी। यहाँ पहुंचकर बैरिया ने कहा, यहाँ से आगे हमें इंतहाई एहतियात से जाना होगा क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद अमूमन लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। इलाका कुछ सुनसान था। गालिबन ये मकामी लोगों की कोई आबादी थी और इस आबादी में उस जिद्दत का कोई गुजर नहीं हुआ था जो तेराडू को बसाने के सिलसिले में की गई थी। इस तरफ ज्यादातर गरीबी और अफलास के मनाजिर नजर आ रहे थे। कहीं कहीं दुकानें खुली हुई थी लेकिन यहाँ बिजली का इंतजाम नहीं था। भट्टी के तेल की लालटेनें जल रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं सदियां फलांग कर किसी अलिफ लैलवी शहर में पहुंच गया हूँ। नीम तारीकी में हर तरफ शोरो गुल की आवाजें फैली हुई थी। हम कदीम अफ्रीकियों की इस आबादी के दरमियान से एहतियात से गुजर रहे थे। गलियों, पुलों और ऊंचाइयों के पीछे हम ज़हन में किसी तरह महफूज नहीं हो पा रहे थे। न जाने कौन से रास्तों से गुजरना पड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि इन रास्तों से तनाव वापस आना पड़ा तो यकीनन मैं तो भटक जाऊंगा। तेराडू एक पुरस्रार अलिफ लैलवी शहर की तरह मुझे नजर आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जिस अंदाज में मैं यहाँ दाखिल हुआ था वो ऐसा नहीं था कि मैं आज़ादाना तौर पर तेराडू की सियाहत कर सकता और उसके बारे में अंदाजा लगा सकता। दूर से देखने से तो बहुत कुछ महसूस हुआ था लेकिन अभी उसके बारे में तफसीलात मालूम नहीं थी। बिलाकर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ एक तेज रफ्तार और अच्छी खासी चौड़ी नदी बह रही थी। इतराफ में कोई पुल नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसके किनारे छोटी छोटी कश्तियों पर रोशनियां हो रही थी। बैरिया ने कश्ती वाले से नदी के पार जाने के सिलसिले में गुफ्तगू की और फिर इशारा करके कश्ती में सवार होगी। मलाह ने तेज रफ्तारी और महारत के साथ कश्ती चलाना शुरू कर दी और जरा सी देर में हमें दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वहां उतरकर बैरिया ने मलाह को कुछ रकम अदा की और उसके बाद आहिस्ता से कदमों से आगे बढ़ गई। यहाँ मकानात के इतराफ में दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। उनमें से बेशतर मकानात जो नदी के किनारे थे इस अंदाज में तामीर किए गए थे कि उनका कुछ हिस्सा सतूनों पर था और नदी के अंदर ही था। अनोखी और अजीब आबादी थी। बैरिया ने एक रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हुए जैक, यही वो जगह है जहाँ हमें पहुँचना है। बमुश्किल तमाम हमें उसके बारे में मालूमात हासिल हो सकी हैं और यहाँ हमारे साथ कोई बड़ा खतरा भी दरपेश हो सकता है, इसलिए तुम जानते हो कि तुम्हें 8 बजे जरा मोहतात रहना है। क्या उसकी यहाँ मौजूदगी के इम्कानात हैं? हाँ, शुबा है। तुम्हारे आने के बाद इस शुबे की तस्दीक करने वाला फैसला किया गया था। बैरिया ने सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। उसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। किसी भी मसले में बहुत ज्यादा कुरीदना खतरनाक हो सकता था। मुमकिन है कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए जो बैरिया के लिए ताज्जुब खेज हो। हम उस मकान के करीब पहुंच गए। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता तय करना पड़ा था। ऊपर एक छोटी सी गैलरी बनी हुई थी। हम दबे कदमों उस गैलरी में आगे बढ़ते हुए आगे जाने का रास्ता तलाश करने लगे। बगान की अगबी सिमत एक छोटा सा प्लेटफार्म बना हुआ था और उसके सतून भी पानी में उतरे हुए थे, लेकिन उस सिमत हमें अंदर जाने का रास्ता मिल गया। पूरा मकान पानी में डूबा हुआ था। सिर्फ सामने के रुख पर वो रोशनी नजर आ रही थी जिसकी तरफ बैरिया ने इशारा किया था, लेकिन ये रोशनी सिर्फ बैरूनी दरवाजे के लिए थी। अंदरूनी मकान पर उसके असरात बिल्कुल नहीं थे। तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। कोशिश ये कर रहे थे कि आवाज पैदा न हो सके, लेकिन ये मकान बिल्कुल तारीक और सुनसान महसूस होता था। अंदर पहुंचने के बाद बैरिया ने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, यहाँ कोई आहट महसूस नहीं हो रही, क्या ख्याल है? क्या हम टार्च रोशन कर लें? सबसे पहली गौर तलब बात तो ये है बैरिया कि यहाँ दाखिल होने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। हाँ, लेकिन ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं। किसी के फरिश्तों को भी गुमान नहीं होगा कि हम इस जगह से वाकिफ हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि नंबर 6 इसी जगह? अभी मैं इतना ही कहने पाया था कि बैरिया ने एक टार्च रोशन कर ली। हम जिस रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे वो एक रायदारी की शक्ल रखता था, लेकिन उसका इख्तिताम एक बड़े कमरे में होता था। बैरिया ने कमरे में रोशनी डाली और दूसरे ही लम्हे उसके हल्क से एक हल्की सी आवाज निकल गई। वो खामोशी से मेरे सीने से आ लगी थी। तेज रोशनी में मैंने भी उस लाश को देख लिया था जो कमरे के ऐन वस्त में पड़ी हुई थी। चंद लम्हे बैरिया उसी तरह मेरे सीने से लगी कामती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी
اور لاش کو روشنی کے ہاتھے میں لے لیا۔ پھر اس کی سیر زدہ سی آواز ابھری، او میرے خدا، یہ نمبر 6 ہے۔ میں لاش پر جھک گیا، اس کی نبض دیکھی، اسے مرے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں ٹھنڈی سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بہت دیر پہلے مر چکا ہے، میں نے کہا۔ میریا نے کوئی جواب نہیں دیا اور بالکل خاموش کھڑی رہی۔ اسے غالباً نمبر 6 کی موت کا شدید رنج تھا۔ دفعتاً ہمیں وزنی قدموں کی آوازیں سنائی دی، غالباً کوئی لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھ رہا تھا۔ میریا ایک دم سنبھل گئی، اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ٹارچ بجھا کر پھرتی سے واپسی کے لیے پلٹی۔ غالباً ٹارچ کی روشنی نے کچھ لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دیا تھا۔ میں بھی برق رفتاری سے میریا کے پیچھے دوڑا۔ میریا نے سامنے کے حصے میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی اور عقبی پلیٹ فارم پر آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا، جانتی تھی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے میں بھی اس کی تقلید کروں گا۔ اس نے پھرتی سے جوتے اتارے اور نیچے پانی میں کود گئی۔ اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں تھا کہ میں بھی یہی عمل کروں۔ حالانکہ میرے لیے یہ پریشان کن لمحات تھے، یہ احساس بھی تھا کہ پسٹل پانی میں ناکارہ ہو جائے گا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ عقب سے تیز روشنی پلیٹ فارم پر پڑی اور ایک ناقابل فہم آواز سنائی دی اور پھر تڑا تڑ گولیاں برسنے لگی۔ میں نے نیچے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ ندی کی گہرائی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن دوسری طرف کی صورتحال خطرناک تھی۔ اندازہ یہی تھا کہ گولیاں مجھے دیکھ کر ہی برسائی گئی ہیں اور عین ممکن ہے کہ اب پانی میں ہمیں تلاش کیا جائے۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور برق رفتاری سے تیرتا ہوا ان مکانات کی طرف جانے لگا جن کے ستون پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میریا کے بارے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے حد الرٹ اور پھرتیلی لڑکی ہے۔ یقیناً صورتحال کو سمجھ کر وہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لے گی، اس لیے اس وقت اس کے لیے متردد ہونا حماقت تھی۔ اپنے بچاؤ کا بندوبست کروں، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد میں ایک چوبی مکان کے نیچے پہنچ گیا جس کی روشنیاں پانی کے کچھ حصے کو روشن کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایسی جگہ بھی تھی جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن وہ کافی فاصلے پر تھی اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے جو پہلی پناہگاہ مجھے نظر آئی میں نے اسی کا سہارا لے لیا تھا۔ مکان پوری طرح آباد تھا، اوپر چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں سانس روک کر ساکت ہو گیا۔ شبہ تھا کہ کسی کو میرے یہاں آنے کا اندازہ نہ ہو گیا ہو، لیکن کئی منٹ گزر گئے اور کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ میریا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پانی پر نظریں جمانے کے باوجود ایسی کوئی تحریک محسوس نہ ہوئی جس سے میریا کی موجودگی کا اندازہ ہوتا۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات آنے لگے تھے کہ کہیں وہ ڈوب نہ گئی ہو، کسی اور حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ جس مکان سے ہم پانی میں کودے تھے اس کی طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ان لوگوں نے ہمیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کافی دیر تک پناہ گاہ میں چھپا رہا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے آگے چلا جائے۔ بیچاری میریا کے لیے اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اس علاقے سے میں لاعلم تھا۔ ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ شکار ہونے والوں میں سے میریا نہیں۔ ممکن ہے حالات کی نزاکت کے تحت اس نے مجھے نظر انداز کر کے فرار ہونا بہتر سمجھا ہو۔ آخری فیصلہ کر کے میں نہایت محتاط انداز میں مکان کے نیچے تیرنے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ کھلی جگہ میں نہ ہوں۔ کافی دیر تک پانی میں تیرتا رہا اور پھر ایک ایسی جگہ نکل آیا جہاں ایک مکان کی سیڑھیاں پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس مکان کا سین کشادہ تھا، اس وقت اس سے عمدہ جگہ دوسری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کئی زدہ سیڑھیوں پر قدم جمانا مشکل تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اوپر پہنچ گیا۔ سین کے بعد ایک برآمدہ تھا جو لکڑی کے ستونوں پر مشتمل تھا۔ اس میں 3 دروازے نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لباس پانی میں شرابور تھا اور حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہیں رک کر لباس خشک کرنے کی کوشش کروں، لیکن یہاں اس کے آگے اور کچھ نہیں تھا۔ بہنے والا پانی زمین پر جمع ہو رہا تھا۔ بغلی ہولسٹر سے پستول نکالا تو اس کی نال سے بھی پانی ٹپکنے لگا۔ اب وہ ایک بیکار شے تھا۔ پستول کی تو زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن ٹرانسمیٹر کے بھیگ جانے سے میں واقعی پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے زوردار جھٹکا دیا اور پھر استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا برقی کام خراب ہو گیا تھا اور اب اس میں ذرا بھی جان نہیں تھی۔ گویا پریشانی کا سامنا اب ہو گیا تھا۔ پستول میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پانی میں اچھال دیا اور ٹرانسمیٹر اس امید پر پاس رکھ لیا کہ ممکن ہے خوش ہو کر خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک دروازے پر قوت آزمائی کی اور دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف تاریکی تھی۔ چند لمحے میں اس تاریکی کی طرف آنکھیں پھاڑے کھڑا رہا، پھر جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو کمرے کا ماحول واضح ہو گیا۔ اسٹور ٹائپ کا یہ کمرہ تھا جو سامان سے بھرا ہوا تھا۔
اس میں کام کی چیزیں بھی مجھے مل گئیں۔ یہ فوجی طرز کا لباس تھا اور اس میں جوتے بھی موجود تھے۔ میری بانچیں کھل گئیں۔ میں نے اندھیرے ہی میں اس لباس کو ٹٹولنا شروع کر دیا اور پھر اپنا لباس اتار کر اسے پہن لیا۔ کافی ڈھیلا لباس تھا لیکن کام چل گیا۔ جوتے پیروں میں نہیں آ سکتے تھے، چنانچہ اپنے جوتے اتار کر جس حد تک ممکن ہو سکا ان میں سے پانی جھٹکا۔ موزے اتار کر پھینک دیے کیونکہ وہ بری طرح پانی میں شرابور تھے اور ان کے خشک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بغیر موزوں کے جوتے پہننے کے بعد میں ضروری سامان اپنے نئے لباس میں رکھ کر اور پرانے لباس کا بنڈل بنا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا جو دوسری طرف کھلتا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک اور کمرہ تھا اور خوش قسمتی سے یہ بھی خالی تھا۔ جب اس کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو باہر ایک برآمدہ نظر آیا جیسا عقبی حصے میں دیکھ چکا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر باہر جانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ یہ خوبصورت اقامت گاہ تھی جس سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، البتہ یہ میرے لیے ایک عارضی پناہ گاہ ثابت ہوئی تھی۔ میں زیادہ الجھنوں میں نہ پڑا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ تیراڈو داخل ہونے کے بعد یہ پہلا ہنگامہ تھا جس سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ سارا معاملہ ہی پر اسرار تھا۔ میریا کی حقیقت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ جیک کے میک اپ میں یہاں پہنچ کر مجھے کوئی خاص کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ باہر گلی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر قدیم طرز کے کیروسین کے بورڈ لگے ہوئے تھے جن سے مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ بڑا پر اسرار ماحول تھا۔ تحت نظر خاموشی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میریا کے لیے بار بار دل میں تجسس جاگ اٹھتا تھا۔ اس گلی کو عبور کر کے میں ایک چوڑی گلی میں آ گیا۔ تب اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ وہی مدکوک ساتھی تھا جو لینڈ روور ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور جو حرکت اس نے کی تھی وہ انتہائی حیرت ناک تھی۔ اس نے دفعتنی پستول نکال کر مجھ پر فائر کر دیا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے 3 فائر کیے لیکن تقدیر ہی تھی جو میں بچ گیا۔ اس کے بعد شاید پستول خالی ہو گیا تھا۔ میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ مدکوک شخص نے ایک بار پھر پلٹ کر خالی پستول سے میرے سر پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ پھر میں نے بری طرح اس کی گردن رگڑ دی اور وہ سیدھا ہو گیا۔ احمق گدھے، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ پلکیں جھپکانے لگا۔ پھر دفعتاً وہ چونک پڑا۔ ارے اوہ، آپ مسٹر جیک! او میرے خدا، آپ! تمہاری بینائی بالکل ہی جاتی رہی ہے کیا؟ میں نے غرا کر کہا۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے۔ وہ گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور پھر خود ہی گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ وہ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں کیوں مر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بس ایسے ہی نکل آیا تھا، کوئی اور کام نہیں تھا، مگر میرا قصور بھی نہیں ہے جناب۔ آپ کا لباس، آپ اس لباس میں تو نہیں تھے۔ اس نے کہا، چلو مجھے سرائے لے چلو، میں یہاں کا راستہ نہیں جانتا۔ آئیے مسٹر جیک، میں سخت شرمندہ ہوں۔ میرے خدا، اگر آپ کو گولی لگ جاتی تو؟ وہ میرے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ سرائے تک پہنچتے ہوئے ہمیں طویل فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ پھر میں نے دور سے اس سرائے نما جگہ کو پہچان لیا۔ جس کمرے میں میریا نے قیام کیا تھا وہ خالی تھا، گویا وہ واپس نہیں پہنچی تھی۔ میں پریشانی سے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر سارے معاملات لائن آف کروزل سے متعلق نہ ہوتے تو شاید میں اس پر لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتا، لیکن کچھ معلوم کیے بغیر اسے چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ میں جاؤں جناب؟ مدکوک شخص نے پوچھا۔ بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ بیکر وائن۔ بیکر، ہاں تمہیں جانے کی جلدی ہے؟ نہیں جناب۔ وہ بیٹھ گیا لیکن کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹیز مجھے کسی چیز کا احساس دلانے لگی۔ کوئی ایسی بات تھی جو میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، تب باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر میریا اندر داخل ہو گئی۔ اسے میری طرح کوئی لباس نہیں مل سکا تھا، اس لیے اس کی حالت عیاں تھی۔ مجھے اور بیکر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سن رہ گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ تم ٹھیک ہو جیک؟ زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں صرف تمہارے لیے پریشان تھا، افسوس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا۔ تم زندہ سلامت ہو، یہ کم نہیں ہے میرے لیے۔ یہ بیکر کہاں سے مل گیا تمہیں؟ یہاں سے واپسی پر ملاقات ہو گئی۔ اس بیچارے نے ہی میری یہاں تک رہنمائی کی ہے۔ میں نے بیکر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ جگہ ہمارے لیے مخدوش ہو گئی ہے جیک، میرے خیال میں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے۔ بیکر چلو، پھرتی سے یہ سامان سمیٹو اور خاموشی سے نکل چلو۔ باہر سناٹا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ بیکر نے تعمیل میں دیر نہیں لگائی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ لینڈ روور سرائے نما جگہ سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی چابی بیکر کے پاس موجود تھی۔ ساتھ لایا ہوا سامان لینڈ روور میں رکھا گیا اور پھر بیکر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہمارا تیسرا ساتھی کہاں ہے میریا؟ اس جگہ
जहां हम जा रहे हैं, बैरिया ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। लैंड रोवर एक सड़क पर दौड़ती रही, फिर एक चौराहे पर पहुंचकर बैकर ने उसकी रफ्तार सुस्त कर दी। अब किस तरफ चलूं मैडम, उसने पूछा। बिल्कुल सीधे, बैरिया ने जवाब दिया और बैकर ने गर्दन खम कर दी। लैंड रोवर का यह सफर तकरीबन 1 घंटा जारी रहा। रफ्तार काफी तेज थी और तवील फासला तय हो चुका था। फिर बैरिया ने लैंड रोवर एक कच्चे रास्ते पर उतारने के लिए कहा और बैकर बर्राए हुए लहजे में बोला, मैं उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानता, चलते रहो। बैरिया ने सर्द लहजे में कहा और मुझे ये लहजा अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैं पुरसुकून ही रहा था। ये रास्ता एक खंडर नुमा इमारत तक पहुंच गया था। इस इमारत के सामने बैरिया ने लैंड रोवर रुकवा दी और फिर नीचे उतर गई। आओ जैक, बैकर तुम सामान उतार लाओ, उसने कहा और बैकर ने लैंड रोवर से मुख्तसर सा सामान उठाया और बैरिया के साथ आगे बढ़ने लगा। इमारत के अंदरूनी हिस्से बिल्कुल तारीक थे, लेकिन बैरिया इस तरह चल रही थी जैसे इससे पूरी तरह वाकिफ हो। मैं भी अंधों की मानद आगे बढ़ रहा था। फिर बैरिया ने कोई दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई।